अस्सलाम वालेकुम जी। बायोस्टैटिस्टिक्स के वाले से आज हमारा दूसरा लेक्चर जो है जिस पर हमने आज वर्क करना है, ठीक है, उस पर काम शुरू करते हैं। अब तक हमने बायोस्टैटिस्टिक्स के वाले से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से पढ़ा है कि उसमें हमने ये बनाया है कि हमने टेबल को कैसे बनाना है। अगर आपके पास रॉ डाटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, प्राइमरी डाटा दिया हुआ है, तो उसको आपने कैसे डिफ़ाइन करना और किस तरीके से एक टेबल की शक्ल में बयान कर देना, वो था हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमने ये भी देखे कि हमने उसमें ग्राफ भी ड्रा किए जिसमें सिंपल बार चार्ट, ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, और इसके अलावा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे भी हमने ग्राफ ड्रा किए। अब उसी से लिंक करते हुए आगे चलते हैं और आज हमारा एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ हमने बना लिए, टेबल हमने बना लिया। अब हमारा बाकायदा तौर पर इस ग्राफ के बाद, टेबल के बाद काम शुरू होना है, तो उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है बेसिकली कि ये जो चीज़ है इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी बोल देते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन से मुराद महल्ले वकूअ की पैमाइश, मेजर पैमाइश करना ऑफ लोकेशन महल्ले वकूअ की। यहाँ पे भी देखें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद है सेंट्रल मरकज़ी रुझान की पैमाइश। और मरकज़ी रुझान कहाँ पे लिया जाता है, यानी कि जहाँ पे आपने महल्ले वकूअ बयान कर देना वो मरकज़ी रुझान है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। दी टेंडेंसी यानी कि रुझान कौन सा पाया जा रहा है, ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मीन्स कोई भी आपको डाटा दिया जाएगा, वो प्राइमरी डाटा हो जाए या सेकेंडरी डाटा हो जाए। टू क्लस्टर इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा। आप कहता जी कि वो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा की तरफ अगर हम किसी का रुझान बना दें ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर हम मरकज़ी रुझान को दरमियानी कीमत की तरफ ले जाएं, सेंट्रल की तरफ ले जाएं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मरकज़ी रुझान बोलते हैं। और इस पैमाइश को हम बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आप मरकज़ की रुझान की तरफ हम चलते हुए किसी ऑब्जर्वेशन की, किसी डाटे की पैमाइश करें तो वो होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर लोकेशन आर जनरली नाउन एज एवरेज। इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें एवरेज कैसे आप लेते हैं, एक मिसाल है। एवरेज हम ऐसे लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक प्लेयर है, वो 5 मैच खेल लेता, 10 खेल लेता, 20 खेल लेता, आप उसको क्या करते हैं 10 मैचेस के उसके स्कोर ले लेते हैं और जितना भी उसका टोटल स्कोर होता है, जितना भी उसका टोटल होता है उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ़ मैचेस पर डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक एवरेज बन जाएगी। आपने क्या किया, उसके सेंट्रल की तरफ, मरकज़ी रुझान की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया और उसकी पैमाइश शुरू कर दी। अब उसके साथ ही हमारी जो इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन पार्ट है एवरेज है। एवरेज की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नंबर एक्सप्रेस कर देना, बयान कर देना दी सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा, यानी किसी डाटा के सेट के सेंट्रल वैल्यू को एक्सप्रेस कर दें, बयान कर दें, ठीक है, इज कॉल्ड एन एवरेज, उसको एवरेज बोल देंगे, ठीक है। अब यही चीज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को लिया गया है और इसको बयान करते करते मेन चीज़ आ गई एवरेज। एवरेज भी क्या है कि आपने मरकज़ी रुझान की तरफ, उसकी तरफ जाना है और मरकज़ी रुझान की आपने पैमाइश करनी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसकी मेन ब्रांच है एवरेज। अब क्या जाता है टाइप्स ऑफ एवरेज। अब देखें एवरेज तो हमने देख लिया कि एवरेज क्या है, मरकज़ी रुझान है, यानी कि मरकज़ की तरफ हमने जाना है, मरकज़ी पैमाइश करनी है। तो अब उसी के अंदर हमने अब देखना है कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसको हम अगर बयान करें या जिसकी पैमाइश करें तो इसका मतलब है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मीन है, ठीक है। मीन में क्या है, बेसिकली क्या है, एवरेज है कि आपने दरमियानी कीमत को उठा लेना, वो उसकी मीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मीडियन है। अगर गौर करें मीडियन भी हम ऐसे लेते हैं जिसको आप कहते हैं वस्तानिया भी कह सकते हैं कि दरमियान वाली कीमत को मीडियन, यानी कि आपने अगर डाटा सेट लिया हुआ है कोई 10-12 वैल्यू, तो दरमियान में जो वैल्यू आ जाएंगी उनको उठा लेंगे तो वो मीडियन आ जाएगा। मोड भी अगर देखा जाए तो मोड ऐसी वैल्यू होती है जो मरकज़ी रुझान की तरफ चलना शुरू कर देती है। इसकी भी पैमाइश करेंगे तो ये मरकज़ी रुझान की तरफ ही चलेगी। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, यानी कि ये 5 टाइप ऐसी हैं जो जिसको हम बयान करें, जिसको हम स्टडी करें
तो ये मरकज़ी रुझान की तरफ जाएगा, ये एवरेज की तरफ जाएगा, और एवरेज किस तरफ जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाएगा। अब हम अगर देखा जाए तो ये 5 टाइप्स को देखना है। अगर ये 5 टाइप हमारे ज़हन में आ गई तो हम क्या समझेंगे कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या मेजर ऑफ लोकेशन है। लेकिन एक चीज़, आपके जो सिलेबस में मीन, मीडियन और मोड है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बयान ज़रूर करूँगा और इसके बारे में हम स्टडी ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें अगर देखा जाए एवरेज, टाइप ऑफ एवरेज में मीन है। मीन को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन। ठीक है जी, अरिथमेटिक कहाँ से निकला है? अरिथमेटिक बेसिकली क्या, न्यूमेरिक वैल्यू को अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। अब इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे और इसकी हम फार्मूले चेक करें, क्योंकि स्टैट बेसिकली क्या है, अब जितने भी हमने टॉपिक करने हैं उसमें कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें हम डाटा को लेके उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन या मीन की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी डाटा दिया जाएगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी जाएगी उसका हमने क्या कर लेना, सम कर लेना, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी नंबर होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे, इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन और मीन कह देंगे। ठीक है, और इसको एक्स बार से डिनोट किया, एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, कि आपने कैसे करना, एक्स के ऊपर एक बार लगा देना है, इससे जहाँ पे भी ये लिखा हुआ आ जाएगा इसका मतलब है ये मीन आ जाएगा। मीन का बेसिक फार्मूला है, मीन आ गया एक्स बार इज इक्वल टू सम। ये जो वर्ड है ना ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब है सम है। ठीक है, यह ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है सम, समेशन, ये ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा 3 भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्स से मुराद ऑल ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी तो हम उसको क्या क्या देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से ज़ाहिर किया गया है और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को x से ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा बेसिक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब देखें हमने लास्ट टाइम क्या किया था, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखे फ्रिक्वेंसी बनाई थी। फ्रिक्वेंसी से क्या हुआ कि एक क्लास के अंदर अगर 10 वैल्यू आ रही है तो हमने उसको 10 नंबर पे, यानी 10 वैल्यू को एक लिख के हमने उसका नाम दे दिया, ये फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह किसी क्लास में 11 वैल्यू आ गई, किसी में 17 आ गई, किसी में 5 आ गई, ये सारा कुछ क्या है कि ये हमने फ्रिक्वेंसी बना दी। अगर आपके पास सिंपल डाटा हो, जैसे मैंने अभी बताया कि एक खिलाड़ी है, उसके 5 उसने मैचेस खेले हैं या 10 खेले हैं, आपने क्या किया, 10 मैचेस का टोटल स्कोर ले लिया और उसको 10 नंबर पे डिवाइड कर दिया तो आपकी एवरेज आ गई या मीन आ गया। इसको मीन भी कह देंगे, एवरेज भी कह देंगे। ठीक है, एवरेज और मीन एक ही चीज़ है क्योंकि ये इसका पार्ट है। अब अगर इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एक से ज़्यादा आ जाए तो फिर उसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। बेसिकली सम ऑफ एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि जब भी सम ऑफ एफ लेंगे इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें जब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पास अनग्रुप डाटा है, ये क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंपल वैल्यू है, जैसे 10 मैचेस की बात कर ली है, 15 की बात कर ली है, 5 की कर ली। और ये जो फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स आवर सम ऑफ एफ, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डाटा होगा। ठीक है, यानी ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी आनी ज़रूरी है। अगर फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी तो फिर हम अनग्रुप डाटा ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह के अब ये जो अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं इसमें 3 मेन बेसिक फार्मूले हैं, मेन टाइप्स हैं 3। ठीक है, अब पहली टाइप को हम बोल देते हैं, ये वाली टाइप जो है इसको बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू को लेके आपने सॉल्व करना। दूसरा मेथड जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि आप देखें ना, एक होता है डायरेक्ट कि हमने अगर कोई काम यानी कि किसी ने डॉक्टर के पास जाना तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएगा और अपनी बात बता देगा और उसके यानी कि अपनी जो भी मसले मसाइल है उसको डायग्नोज करवा लेगा, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये है कि वो आपको किसी के ज़रिए कहे कि मैंने फलां डॉक्टर साहब से मिलना है तो उसको किसी और वाय के ज़रिए हम पहुँचें, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है यानी कि हमने बता दिया डायरेक्ट मेथड है, दूसरे में
इंटरेक्ट मेथड में थोड़ा सा फार्मूला चेंज है। उसमें क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए कोई एक वैल्यू होगी जो हम पूरे डाटे में से जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दी जाएगी उसमें से चूज़ करेंगे सम ऑफ डी। अब डी क्या बनेगा, एक्स माइनस ए बन जाएगा। जहाँ पे डी आ जाएगा मेन के अंदर हम उसको क्या देंगे कि एक्स माइनस ए कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही चीज़ है, सिर्फ हमने डी बना दिया। ठीक है, इधर भी आ जाएगा वो ग्रुप डाटे के अंदर, उसमें भी ए प्लस सम ऑफ एफ डी। अब यहाँ पर देखें सम ऑफ एफ एक्स किया था, यहाँ पर सम ऑफ एफ डी कर दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ कर दिया, यानी कि सेम वही फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें सिर्फ हम डी लेके आए हैं। डी क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, मिड वैल्यू, जो हमने अभी लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में एक्स बनाया था। ठीक है, वैसे तो कई दफ़ा एक्स खुद दे देगा, अगर आपके पास क्लास लिमिट दी जाएगी या क्लास इंटरवल दिया जाएगा या क्लास बाउंड्री दी जाएगी, उसमें से एक्स वैल्यू हमने मिड वैल्यू बनाई थी। ठीक है, ए क्या होगी, उसी मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपने अपनी पसंद से चूज़ कर लेनी, कोई भी कर सकते हैं, चाहे पहली कर लें, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, चाहे आखिरी कर लें, वो आपकी मर्जी है। ए क्या है, चूजिंग वैल्यू फ्रॉम गिवन डाटा। गिवन डाटा में से कोई चूजिंग वैल्यू हम पसंद कर लेंगे, उसको उसका नाम हम ए रख देंगे। ठीक है जी, अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। अब हम ये काम कर रहे थे, इसका मैंने फार्मूला बता दिया। ठीक है, अब इस फार्मूले को लेके मैं एक एग्जांपल, बल्कि दो एग्जांपलें मैं करूँगा ताकि आपको ग्रुप डाटा और अन ग्रुप डाटा की पहचान हो जाए। अब देखिए, ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा डाटा लिया, इसमें क्या है कि कोई प्लेयर का नाम है या कोई आप समझ लें कि स्टूडेंट है, उसके 6 मुख्तलिफ सब्जेक्ट में नंबर मैंने ले लिए। ठीक है, नंबर लेने के बाद मैंने क्या किया, अब इसका आपने मीन निकालना, या जिसको बोल देंगे अरिथमेटिक मीन निकालना। मैंने 6 जो उसके सब्जेक्ट हैं उनका टोटल कर लिया। वो टोटल करने से हमें क्या मिला, 380 मिल गया। 380 को मैंने सम ऑफ एक्स रखा, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड कर दिया तो वो आ गया 63.33 आ गया। तो ये एवरेज निकल आई। ठीक है, ये सिंपल तरीके से मैंने एवरेज निकाल ली। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ये डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप डाटे का फार्मूला लिया और उसके ज़रिए मैंने सॉल्व कर। अब इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया है जो ग्रुप डाटे के वाले से है। ठीक है, ग्रुप डाटे में क्या होगा, आपको ये और ये कॉलम दिया जाएगा, क्लास दे सकता है और एक्स दे सकता है। अगर क्लास दिया तो ये 2 कॉलम आपको देगा, ये 2 कॉलम हमने खुद बनाने हैं। अब देखें, 65 से 84 एक क्लास आ गई, 85 से 104 दूसरी क्लास आ गई। इसी तरीके से अगर चलते जाएं तो 204 तक ये इसकी क्लासेस बन गई हैं, 7 क्लासेस हैं। इसमें उसने फ्रिक्वेंसी भी दे दी, 9 है, 10 है, 17 है, 10 है, 5 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और अगर इस फ्रिक्वेंसी का टोटल सम लिया जाए तो वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। एक बात मैंने बताई थी कि जो n होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो सम ऑफ f के बराबर है। ठीक है, मैंने उधर बताया हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बनाना, अगर ग्रुप डाटे का फार्मूला देखा जाए, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मतलब है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले एक्स निकालना। एक्स क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है। ठीक है जी, क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट है जी इसका, इन दोनों का। 65 प्लस 84, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 74.5। फिर हमने क्या किया, 85 प्लस 104 करेंगे और इसका जो टोटल आया उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 94.5 आ गया। इसी तरह से 105 और 124 का हम प्लस करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 114.5 आ गया। इसी तरह से हम 125 और 144 को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 134.5 आ गया। इसी तरीके से बाकी के भी आपने निकाल देना। ये कल भी मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में भी कि जो मिड पॉइंट होता है, फिर अगर 1-2 पॉइंट निकल आए, 1-2 वैल्यू निकल आए, तो फिर आप देखेंगे कि इन सब में क्लास इंटरवल सेम होगा। अब अगर गौर करें तो सब में 20 का क्लास इंटरवल आ रहा है। इसका मतलब हम खुद बाकी प्लस ना भी करें तो हम इस तरीके से डायरेक्ट जल्दी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इजी वे से कि 2-3 निकाल ली कैलकुलेटर से, बाकी जल्दी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया।
अब इस मिड पॉइंट को हमने लेना है और f के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स 74.5 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 670.5 आ गया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 945.0 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1946.5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1345.0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 154.5 से को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 174.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 698.0 आ जाएगा। इसी तरीके से 194.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1972.5 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये है सम ऑफ एफ एक्स, सम का मतलब है सम कर लेना। अब सम जब करेंगे तो इन सब वैल्यू को प्लस करना शुरू कर देंगे, ऊपर से नीचे तक प्लस करेंगे। पहले ये पॉइंट वाली वैल्यू प्लस कर लेंगे, अगर आप वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, अगर कैलकुलेटर हो तो ज़रा इजी वे से, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ भी है और आपने इसको करना भी है, कोशिश करनी है जल्द से जल्द काम हो जाए। अब इसको हमने कैलकुलेट किया और प्लस कर दिया तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अब सम आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, हमने टोटल नंबर ऑफ यानी कि जो सम आया इसको ऊपर रखना और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 122.5। ठीक है, ये हमारा क्या आया, अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन आ गया। और अगर इसके गौर देखें तो ये तकरीबन सेंटर में रुझान पाया जा रहा है। सेंटर में कहाँ पे 134 के करीब तरीन है, यानी कि मतलब ये अगर ये देखें ये करीब मिड में ये वैल्यू बन रही है और ये इसका मतलब है इसका रुझान जो है मरकज़ की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो इसका मतलब है ये वो एवरेज होगी, जो मीन होगा उसका रुझान जो है वो सेंटर की तरफ होगा। और ये हमारा क्या आ गया, सिंपली अरिथमेटिक मीन है या सिंपली मीन कह देंगे। जी शुक्रिया।